Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 8.1 from chapter 8 direct and inverse variation and description box में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने से पहले हम वेरिएशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, वेरिएशन में कोई भी टू क्वांटिटीज़ तब कहा जाता है जब एक क्वांटिटी के वेरिएशन में कुछ चेंजिंग होता है तो उस कारण सेकेंड में भी चेंजिंग होगा, तो ये हमारा वेरिएशन होता है। क्लियर। अब वेरिएशन टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। तो आपका एक्सरसाइज ये फर्स्ट है, ये डायरेक्ट वेरिएशन पे इस क्वेश्चन है इसमें सारे। ठीक है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि टू क्वांटिटी, कोई भी टू क्वांटिटी तब डायरेक्ट वेरिएशन में होगा जब वन क्वांटिटी अगर ग्रो होता है तो सेकेंड क्वांटिटी में भी ग्रोथ होगा। बट अगर फर्स्ट क्वांटिटी आपका डिक्रीज हो रहा है, कम रहा है, घट रहा है, तो सेकेंड क्वांटिटी भी उस कारण से घटेगा। तो ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। एंड इन्वर्स वेरिएशन में होता है अगर फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ रहा है तो सेकेंड घटेगा, और यदि फर्स्ट क्वांटिटी हमारा घट रहा है तो सेकेंड बढ़ेगा। तो यही वेरिएशन है। क्लियर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि एक्स एंड वाई, इसकी वैल्यू है एक्स की, वाई की, तो ये एक्स एंड वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है या नहीं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होगा जब सबकी वैल्यू सेम आएगी। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसे मैं यहीं पे डिवाइड करके बना देती हूँ। तो देखिए, 5 1 जार, 5 3 जार, ये आ गया हमारा 1/3। इसी तरह से 8/24 है, तो 8 1 जार, 8 3 जार, ये भी आ गया 1/3। 12 1 जार, 12 3 जार। क्लियर। नाउ 15 1 जार एंड 15 4 जार। ठीक है। तो ये हमारा चेंज हो गया। सिमिलरली 18 1 जार, 18 4 जार 72, तो ये आ गया 1/4, ये भी 1/4। 20 1 जार, 25 जार, यानी कि 1/100 इसका आंसर आ रहा है। तो देखिए 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ये तीनों तो इक्वल हैं, बट 1/4 ये इक्वल है इसके 1/4 के, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू हो गए। सिमिलरली यहाँ पे नॉट इक्वल टू, इसे आप चाहो तो लिख के ऐसे कर सकते हैं हम, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3, नॉट इक्वल टू 1/4, ये दोनों इक्वल टू है, इक्वल टू 1/4, फिर नॉट इक्वल टू 1/5। ठीक है। तो इनकी वैल्यू चेंज हो रही, कांस्टेंट नहीं है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं एक्स एंड वाई आर नॉट इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ सेकेंड पार्ट में, तो सेकेंड भी यही सेम तरीके से हम कर लेंगे। तो 3 1 जार, 3 3 जार, तो ये आ गया 1/3। अगेन 5 1 जार, 5 3 जार 15, 7 1 जार, 7 3 जार 21, तो 1/3। 9 1 जार, 9 3 जार, तो 1/3। 10 1 जार एंड 10 30 जार, 10 3 जार 30। क्लियर। तो ये भी हमारा आ गया 1/3। तो इसमें सारा ही इक्वल है, 1/3 1/3 1/3। दैट मीन्स एक्स एंड वाई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिख लेंगे यस, एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ क्वेश्चन 2, इफ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। अब यहाँ कह रहा है कि यदि एक्स एंड वाई डायरेक्ट वेरिएशन में है तो हम इसे कंप्लीट करने हैं टेबल को। क्लियर। तो फर्स्ट टेबल को देख लीजिए। तो यहाँ है 3/45 एक्स बाई वाई में, जिसे हम लिख सकते हैं 3/45 इज इक्वल टू 5/x ले लेते हैं, 5/x। तो इस x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हो गया 3x, तो हम लिख लेंगे 3x इज इक्वल टू 5 × 45। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 45 अपॉन 3। नाउ 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम में डिवाइड होगा, 15 3 जार 45। नाउ 15 × 5 इज 75। दैट मीन्स इस यहाँ पे आ गया हमारा 75। अब सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 5/75 एंड ये बॉक्स खाली जगह बाई 90, तो इसकी जगह हम x ले लेंगे। x लिया, ये x है तो x1 x2 मान सकते हैं। ठीक है। एंड ये नीचे का हमने किया था, आप इसे y1 मान सकते हो, y1 इज इक्वल टू। क्लियर। यहाँ पे x की जगह y रख सकते हैं, y1। तो ये हो गया y1 एंड y इज इक्वल टू, y1 इज इक्वल टू। क्लियर। नाउ इसमें x यहाँ, तो इसे x1 x2 ले लेंगे। तो 5/75 इज इक्वल टू कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए 5/75 इज इक्वल टू x1/90 है, 90। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
x इंटू 75 इज इक्वल टू, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो गया 5/90 अपॉन 75, क्रॉस मल्टीप्लाई में तो 75 नीचे आ गया। नाउ इसे 5 से 75 डिवाइड करेंगे 15 टाइम में, एंड 15 से 90 डिवाइड हो जाता है, 15 6 या 90 इज इक्वल टू 6। तो x1 हमारा क्या आ गया 6, तो यहाँ हम लिख लेंगे 6। नाउ 6/90 एंड ब्लैंक्स बाई 120, इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसे हम कर लेंगे 6/90, 90 है हाँ 90 इज इक्वल टू x2/120। अब यहाँ पे x2 इंटू 90 यानी कि 90 x2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 6 इंटू 120, तो x2 इज इक्वल टू 6 इंटू 120 अपॉन 90। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, नाउ 3 2 जार 6 इज इक्वल टू 8। क्लियर, तो x2 इज इक्वल टू 8 आ गया यहाँ पे। अब हम क्या देख रहे हैं 8/120 एंड 10 अपॉन, तो इसे सॉल्व कर लेंगे 8/120 इज इक्वल टू 10 अपॉन y1 y2, तो y2 ले लेते हैं इसे, देन 8y2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 10 इंटू 120, तो y2 इज इक्वल टू 10 इंटू 120 अपॉन 8 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 9 5 नाउ 4 से 12 को 4 3 जार 12 एंड ये 0 इज इक्वल टू 5 3 जार 15 एंड 0 150। तो इस पोजीशन में आ गया हमारा 10 अपॉन 150। क्लियर, इसी तरह से सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 एंड x है, तो 4/7 इसे यहाँ पे कर लेते हैं, तो देखिए 4/7 इज इक्वल टू 8 अपॉन y1 ले लेते हैं, 8 अपॉन y1, तो y1 इज इक्वल टू y1 इंटू 4 एंड ये दोनों एक साथ आएगा, तो 7 इंटू 8 अपॉन 4, 4 2 जार 8, 7 2 जार 14, तो ये हमारा आ गया 14। सिमिलरली 8/14 इज इक्वल टू x1/21, नाउ x1 इंटू 14 इज इक्वल टू 8 इंटू 21, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 8 इंटू 21 अपॉन ये 14। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, तो 2 7 जार 14, 2 4 जार 8, 7 3 जार इज इक्वल टू 4 3 जार 12 इज द आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12। नाउ 12/21, 12/21 इज इक्वल टू 20/y2 ले लेते हैं इसे, फर्स्ट y1 y2 इसे मान लेंगे। नाउ 12y2 क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 20 इंटू 21, तो y2 इज इक्वल टू हो गया 20 इंटू 21/12, डिवाइड कर लेंगे, 4 3 जार 12, 4 5 जार 20, नाउ 3 7 जार, तो ये हो गया हमारा 7 इंटू 5 35, 35 इज द आंसर। नाउ 20/35 ले लेंगे, तो 20/35 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 28 अपॉन y3 ले लेते हैं इसे, 28 अपॉन y3, तो 20 इंटू y3, 20/3 इज इक्वल टू 28 इंटू 35, तो देयरफॉर y3 इज इक्वल टू क्या हो गया 28 इंटू 35 अपॉन 20। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, तो 5 4 जार 20, 5 7 जार 35, नाउ 4 7 जार 28, 7 इंटू 7 इज 49, तो यहाँ हमारा हो गया 28 अपॉन 49 इज द आंसर। क्लियर, नाउ क्वेश्चन 3 इज, इफ 1 डजन पेंसिल कॉस्ट ₹21, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर पेंसिल। तो देखिए यूनिटरी मेथड से तो अभी तक आप लोग सॉल्व करते आए हो, बट ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, तो इसे हम डायरेक्ट वेरिएशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1 डजन यानी कि 12 एंड 1 स्क्वायर यानी कि 20। क्लियर, तो 1 स्क्वायर पेंसिल का कॉस्ट हमें निकालने हैं, तो इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर दैट मीन्स 20 पेंसिल्स इज इक्वल टू x, ₹x। क्लियर, अब हमें जो गिवन है उसे फर्स्ट लिखेंगे, तो देखिए 1 डजन 12 पेंसिल एंड उसका कॉस्ट 21, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 12 पेंसिल्स इज ₹2, 12 पेंसिल का कॉस्ट 21 है, तो 21 लिख लेंगे, इज प्रोपोर्शनल टू। नाउ अब देखिए पहले पेंसिल लिखा है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे हम पेंसिल लिखेंगे, तो पेंसिल कितने का पूछा जा रहा है 20 पेंसिल, तो यहाँ लिखेंगे 20 पेंसिल्स इज 2। नाउ कॉस्ट यहाँ हमने लिखा, तो सेकेंड टाइम पे कॉस्ट लिखेंगे, तो ₹x हमने माना, तो ये आ गया ₹x।
क्लियर। अब इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो 12/21 हो जाएगा ये, तो 12/21 एंड ये प्रोपोर्शनल टू का साइन इज इक्वल टू आ गया एंड 20, पहले 20 लिखेंगे देन x। क्लियर। नाउ x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई फर्स्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया 12 इंटू एक्स इज 12x इज इक्वल टू 20 इंटू 21, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 इंटू 21 अपॉन 12। अब इसे डिवाइड कर लेंगे तो 4 5 जार 20, 4 3 जार 12, 3 7 जार 21। नाउ 5 इंटू 7 इज 35 इज इक्वल टू 35। हैंस आंसर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अलग से, या यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, हैंस कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹35 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज, if a laborer earns ₹672 per week, how much will he earn in 18 days? अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि एक लेबर पर वीक में मतलब 1 वीक में 672 रुपीज़ अर्न करता है, तो 18 डेज में कितना करेगा। तो पर वीक यानी कि 1 वीक में 7 डेज होता है, तो ये 7 डेज में 672 अर्न कर रहा है, तो 18 डेज में क्या करेगा। तो फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे लेट मनी अर्नड इन 18 डेज। 18 डेज का हमें निकालना है, तो उसे हम मान लेंगे 18 डेज इज इक्वल टू ₹x। नाउ इसे प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिख लेंगे, तो देखिए फर्स्ट हमारा दिया है 672 एंड उसके बाद डेज है, तो पहले यही लिख लेते हैं ₹672 इज टू, तो 772 क्या हो रहा है 1 वीक में, 1 वीक मीन्स 7 डेज, यहाँ डेज दिया है तो 7 डेज लिख लेंगे इज प्रोपोर्शनल टू। नाउ फर्स्ट रुपीज़ लिखा हमने, तो पहले ₹x लिखेंगे जिसे हमने मान लिया था, तो ₹x इज टू 18 डेज। क्लियर। नाउ क्या करेंगे 672 अपॉन 7 नीचे आ गया इज इक्वल टू, इसके साइन की जगह इक्वल टू ले लेंगे। नाउ x अपॉन 18, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 इंटू एक्स इज 7x इज इक्वल टू 672 इंटू 18 अपॉन 7। नाउ इसे डिवाइड करेंगे, तो 7 से 672 को डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 96। नाउ 96 इंटू 18 इज इक्वल टू ₹1728 इज द आंसर। क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ x इज इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है। इसके पहले का पार्ट मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ जो छूट गया, जैसे 7 इंटू एक्स 7x, तो 7x इज इक्वल टू हो जाता है 672 इंटू 18। क्लियर। अब इसके बाद हम लिखेंगे x इक्वल टू इस तरीके से। नाउ क्वेश्चन 5 इज, इफ $175 कॉस्ट ₹7,350, हाउ मेनी डॉलर्स कैन बी परचेज इन ₹24,024। कह रहा है कि $175 का कॉस्ट 7,350 रुपये, मतलब इंडिया में हम $175 के लिए कितना पे करेंगे 7,350, देन 24024 इतने रुपीज़ के लिए कितने डॉलर परचेज करने पड़ेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम डॉलर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ डॉलर्स क्या होगा, तो लेट नंबर ऑफ़ डॉलर्स इज इक्वल टू x। देन फर्स्ट नंबर हमारा जो दिया है उसे लिख लेंगे पहले, तो $175 एंड इसका कॉस्ट है 7350, तो इसका कॉस्ट यहाँ लिख लिया। नाउ प्रोपोर्शनल टू x, पहले x लिखेंगे क्योंकि डॉलर है पहले लिखा, तो डॉलर हमने x माना तो x, एंड यहाँ पे ये हमारा कॉस्ट हो गया। क्लियर। अब फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे इसे, तो 175 अपॉन 7350 इज इक्वल टू x अपॉन 24024। क्लियर। तो नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए x इंटू ये होता है, इन दोनों को एक साथ इंटू करेंगे, तो x इज इक्वल टू 175 इंटू 24024 अपॉन 7350। क्लियर। नाउ इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 175 से 7350 को डिवाइड करेंगे तो ये 42 टाइम में डिवाइड हो जाता है। नाउ 42 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 572, तो यही हमारा आंसर हो गया इज इक्वल टू $572 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 5 हो गया। नाउ क्वेश्चन 6 इज,
इफ़ अ कार ट्रेवल्स 67.5 किलोमीटर इन 4.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन 26.4 लीटर ऑफ पेट्रोल? द डिस्टेंस कवर्ड इन 26.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में x किलोमीटर जा रहा है, यहाँ किलोमीटर लिख लेते हैं, x किलोमीटर। क्लियर। देन अब क्वेश्चन में देखिए 67.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 4.5 लीटर ऑफ पेट्रोल में। तो इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे। तो पहले 67.5 है तो पहले यही लिख लेंगे, तो हम लिख लेंगे 67.5 किलोमीटर इज टू 4.5 लीटर, 4.5 लीटर। क्लियर। इज प्रोपोर्शनल दैट, तो किसके प्रोपोर्शन में है? x एंड 26.4 किलो। ठीक है। तो पहले किलोमीटर लिखा है तो ध्यान दे रखना, हमें हमेशा किलोमीटर ही लिखेंगे, फर्स्ट में जो लिखते हैं वही यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो ये किलोमीटर है तो यहाँ हम लिख लेंगे x किलोमीटर इज टू, तो x किलोमीटर जाता है 26.4 लीटर पेट्रोल में, तो यहाँ आ गया 26.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। नाउ फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा तो 67.5 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू x पहले, तो x पहले ऊपर आ जाएगा, नाउ 26.4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 4.5x इज इक्वल टू 67.5 इंटू 67.5 इंटू 26.4। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 67.5 इंटू 26.4 अपॉन 4.5। अब यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, नीचे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो सेम प्लेस में है दोनों, तो यानी कि डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। नाउ डिवाइड कर लेते हैं, तो ये अब 45 बन गया एंड ये 675, डेसिमल हट गया। क्लियर। तो 45 से 675 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम में डिवाइड हो जाता है। नाउ 15 इंटू 26.4, ये पॉइंट है, तो 26.4 इज इक्वल टू इंटू करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 3960। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट। क्लियर। तो 396.0 और 396 किलोमीटर इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड शीट्स इज 45 mm। ठीक है। 12 कार्डबोर्ड का थिकनेस क्या है? 45 mm है। देन हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम कार्डबोर्ड वुड बी 90 सेंटीमीटर थिक। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 90 सेंटीमीटर थिकनेस के लिए कितने कार्डबोर्ड चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन में देखिए जो थिकनेस हमारा है 12 कार्डबोर्ड का थिकनेस 45 mm है, एंड जो हमें फाइंड करने हैं कार्डबोर्ड, नंबर ऑफ कार्डबोर्ड जो फाइंड करना है उसका थिकनेस सेंटीमीटर में। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, देन इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि यूनिट तो हमें सेम करना होगा। क्लियर। तो फर्स्ट तो हमने लिख लिया लेट द नंबर ऑफ कार्डबोर्ड शीट इज इक्वल टू x। अब थिकनेस है मिलीमीटर में तो उसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो जैसे देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, तो हमारे पास 90 सेंटीमीटर दे रखा है, 90 मिलीमीटर में दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा, अच्छा 90 सेंटीमीटर है तो इसे मिलीमीटर में 90 को ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 90 इंटू 10 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर 10 mm, तो 90 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 90 इंटू 10 इज इक्वल टू 900 mm। क्लियर। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा कार्डबोर्ड का नंबर है 12, तो लिख लेंगे 12 इज टू 12 कार्डबोर्ड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 12 इज टू, तो 12 कार्डबोर्ड का थिकनेस है 45 mm, 45 mm इज प्रोपोर्शनल टू। नाउ हमें पहले हमने कार्डबोर्ड का नंबर लिखा है, तो कार्डबोर्ड का नंबर x माना, तो पहले x इज टू, ये हो गया 900, x का क्या है 900 mm, तो 900 mm, आप चाहो तो यहाँ mm लगा भी सकते हैं। नाउ 12 अपॉन 45 इज इक्वल टू x अपॉन 900, अब 45x हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 45x इज इक्वल टू 12 इंटू 900, तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 900 अपॉन 45। अब 45 से इसे डिवाइड करेंगे तो 45 2 जार 90 एंड ये एक 0, तो इजकल टू 12 इंटू 20, तो 12 2 जार 24 एंड ये 0, तो 240 सीट्स इज द आंसर। क्लियर। Question 8 is a photograph of a bacteria enlarged 1 lakh times attains a length of 4 centimeter। ठीक है। बैक्टीरिया को जब माइक्रोस्कोप से हम लार्ज करके देखते हैं, बड़ा करके, तो कितने टाइम्स बड़ा करती है, 1 लाख टाइम जब लार्ज करते हैं तो वो बैक्टीरिया हमें 4 सेंटीमीटर का दिखाई देता है। क्लियर। तो 4 सेंटीमीटर कब दिखाता है, जब 1 लाख टाइम हम उसे लार्ज करके देखते हैं।
व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ क्या है वो हमें बताने हैं। नेक्स्ट बताना इफ़ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 25,000 टाइम्स ओनली। अब करा कि 1 लाख की जगह सिर्फ 25,000 टाइम्स ही इनलार्ज किया जाए तो व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज्ड लेंथ, तो वो हमें बैक्टीरिया कितने सेंटीमीटर का दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ 4 सेंटीमीटर का देख रहा है 1 लाख टाइम्स में, तो 25,000 टाइम्स जब उनसे इनलार्ज करेंगे तो बैक्टीरिया का लेंथ क्या होगा, वो ये हमें फाइंड करना है। तो दोनों क्वेश्चन फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट हम बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ निकाल लेते हैं। तो देखिए एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 लाख टाइम्स जब एनलार्ज करते हैं तो 4 सेंटीमीटर का बैक्टीरिया दिख रहा है, तो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो क्लियर है इसकी एक्चुअल लाइफ टाइम्स जब हम क्या होगा, एक्चुअल लेंथ का कब दिखेगा, जब हम फर्स्ट टाइम उसे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 1 टाइम इज इक्वल टू, तो ये 1 लाख टाइम्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो 1 टाइम 4/1 लाख। क्लियर, तो 1 टाइम इक्वल टू, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि 1 लाख इस तरह से हम नहीं लिख सकते 4/1 लाख टाइम्स किसी का साइज। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 4/10⁵। इस पे 1 पे 5 जीरो है तो 10 का पावर 5। क्लियर, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे 4 इंटू, चूँकि ये बेस में है तो ये आ जाएगा हमारा 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया ये आ गया। अब ये हमने कैसे किया, तो ये इसके लिए आपको ध्यान में होगा कि आपने चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 में हमने पढ़ाया था एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर में। ठीक है, स्टैंडर्ड आपने लिखना सीख लिया था। अगर आप भूल गए हो तो आप उस चैप्टर को रिवाइज कर लेना एक बार। क्लियर, नाउ इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी में जो आगे पूछा जा रहा है तो वो मैं इधर सॉल्व कर दे रही हूँ। तो हमने लिख लिया लेट द एनलार्ज्ड लेंथ x सेंटीमीटर, नाउ 1 लाख टाइम्स इज टू 4 सेंटीमीटर इज प्रोपोर्शनल टू 25,000 टाइम्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखिए टाइम्स पहले लिखा है तो प्रोपोर्शनल टू के बाद टाइम्स को ही पहले लिखेंगे। क्लियर, नाउ 1 लाख बाई 4 इज इक्वल टू 25,000 बाई एक्स, एक्स लास्ट में आया है तो नीचे लिखेंगे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया तो 1 लाख एक्स इज इक्वल टू 25,000 इंटू 4, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए इसे इंटू कर लेते हैं तो 25 4 4 100 एंड इस पे ये 3 जीरो, दैट मीन्स ये भी 1 लाख आ गया। तो 1 लाख बाई ये 1 लाख डिवाइड किया तो इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर, क्वेश्चन 9 इज इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट is 6 centimeter high while the mast of the actual ship is 9 meter high. If the length of the ship is 33 meter, how long is the model of the ship? तो इस क्वेश्चन को एक फिगर के साथ समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा शिप है, अब शिप पे कह रहा है, ठीक है, शिप का मॉडल है तो कह रहा है कि मास्ट फ्लैग स्टाफ, मास्ट बोलते हैं फ्लैग स्टाफ का, फ्लैग स्टाफ होती है, ये हमारा मास्ट हो गया फ्लैग स्टाफ। ठीक है, फ्लैग लगा है। अब कह रहा है ये फ्लैग स्टाफ जो है 6 सेंटीमीटर हाई है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। क्लियर, नेक्स्ट करा है वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 9 मीटर हाई। अब कह जो एक्चुअल शिप है वो 9 मीटर हाई है, तो मान लीजिए ये हमारा एक्चुअल शिप का हाइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ तक ये है 9 मीटर। क्लियर, देन करा लेंथ ऑफ द शिप इज 33 मीटर एंड ये लेंथ यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसकी लेंथ कितना है 33 मीटर है। हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल ऑफ द शिप, तो हमें पूछा जा रहा है कि मॉडल ऑफ शिप का लेंथ क्या है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमें मॉडल ऑफ अ शिप में ना मॉडल शिप का मास्ट दिया गया, तो वही हम लिख लेते हैं, लिख लेंगे मास्ट ऑफ मॉडल शिप, मास्ट ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल टू ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर। क्लियर, एंड यहाँ देखिए सेंटीमीटर में है और ये दोनों हमारा 33 मीटर 9 मीटर मीटर में है, तो मीटर को हम कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में लिख लेंगे। क्लियर, तो फर्स्ट तो हमने लिख लिया मास्ट ऑफ मॉडल शिप, तो मॉडल शिप का मास्ट 6 सेंटीमीटर है एंड एक्चुअल क्या शिप का मास्ट है तो वो लिख लेंगे। तो नाउ मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज इक्वल टू दिया है 9 मीटर हाई, तो ये हो गया 9 मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 9 मीटर इज इक्वल टू 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। क्लियर, अब हम यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप भी दे रखा है तो वो लिख लेंगे लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप इज इक्वल टू, तो एक्चुअल शिप का लेंथ हमारा है 33 मीटर, इसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो ये हो गया 3300 सेंटीमीटर।
नाउ हमें क्वेश्चन किया जा रहा है मॉडल ऑफ शिप का लेंथ क्या है। तो एक्चुअल लेंथ हमारे पास है, तो मॉडल ऑफ शिप का लेंथ मान लेते हैं। तो लिख लेंगे लेट लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल टू एक्स। क्लियर। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कि हमें मास्ट एक साथ दिया गया है, लेंथ एक साथ दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिख लेंगे मास्ट ऑफ मॉडल शिप, इसका रेशियो में लिख लेंगे एंड एक्चुअल शिप का रेशियो लिख लेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 6:900 सेंटीमीटर, या ऐसे भी आप लिख सकते हो मास्ट ऑफ मॉडल इज टू मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज प्रोपोर्शनल टू, अब किसके प्रोपोर्शन में है, तो लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप एंड लेंथ ऑफ मॉडल शिप। बट यहाँ में क्या ध्यान देना है, स्टार्टिंग में हमने लिखा मास्ट ऑफ मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ जब हम लिखेंगे तो पहले मॉडल का ही लेंथ लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ हम लिख लेंगे मास्ट ऑफ मॉडल शिप जो हमने माना है, सॉरी लेंथ है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ मॉडल। ठीक है, लेंथ ऑफ मॉडल इज टू लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप। क्लियर। अब इसमें इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो मास्ट ऑफ मॉडल क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया हमारा 6 इज टू मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप 900, तो 900 इज प्रोपोर्शनल टू, नाउ लेंथ ऑफ मॉडल हमने x माना, तो x इज टू 3300 सेंटीमीटर, 3300। नाउ 6/900 इज इक्वल टू x अपॉन 3300, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 900 x इज इक्वल टू 6 इंटू 3300, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 3300 अपॉन 900। नाउ 0 से 0 कैंसल, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जार एंड 3 11 जार, नाउ 3 2 जार 6, तो इक्वल टू 11 2 जार 22 सेंटीमीटर इज़ द आंसर, है ना। तो 22 सेंटीमीटर क्या हो गया, मॉडल ऑफ द मॉडल लेंथ ऑफ द मॉडल शिप। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं हेंस लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्वेश्चन 10 इज द मास ऑफ एन एल्युमिनियम रॉड वेरीज डायरेक्टली विथ इट्स लेंथ। मतलब एल्युमिनियम रॉड है जिसका मास अपने लेंथ का डायरेक्टली वेरीज है, मतलब मास ऑफ रॉड जो है अपने लेंथ का प्रोपोर्शनल है। क्लियर। तो हमें पूछा जा रहा है इफ 16 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड हैज अ मास ऑफ 192 ग्राम। करा है कि 16 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड है जिसका मास 192 ग्राम है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड हुज मास इज 105 ग्राम। तो हमें पूछा जा रहा है कि 105 ग्राम मास वाले रॉड का लेंथ क्या है, ये हमें फाइंड करने हैं। क्लियर। तो हम लिख लेंगे लेट लेंथ ऑफ रॉड हुज मास इज 105 ग्राम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि 105 ग्राम मास वाले रॉड का लेंथ क्या है। ठीक है, तो 105 ग्राम मास वाले रॉड का लेंथ हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन में हमें 16 सेंटीमीटर लेंथ का मास दिया 192, तो फर्स्ट 16 सेंटीमीटर है, तो फर्स्ट लिखिए हमने 16 सेंटीमीटर इज टू 192 ग्राम इज प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पे लेंथ हमने लिखा है, तो फर्स्ट लेंथ लिखेंगे जिसे हमने 1 सेंटीमीटर माना, तो 1 सेंटीमीटर इज टू 105 ग्राम, 1 सेंटीमीटर है 105 ग्राम मास का। नाउ 16 अपॉन 192 इजकल टू x अपॉन 105, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 190 इंटू एक्स 92 इंटू एक्स इजकल टू 192x इजकल टू 16 इंटू 105, देयरफॉर x इजकल टू 16 इंटू 105 अपॉन 192। 16 से 192 को डिवाइड किया तो 12 टाइम में डिवाइड हो गया। नाउ 105 अपॉन 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 8.75 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। तो 105 ग्राम मास कितने लेंथ के रॉड का होगा, तो वो होगा 8.7 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ रॉड। क्लियर। क्वेश्चन 11 इज अनीता हैज़ टू ड्राइव फ्रॉम विलेज ए टू विलेज बी। शी मेजर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर बिटवीन दीज विलेजेज ऑन द मैप। ठीक है, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द विलेजेज इफ द मैप स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। देखिए कह रहा है कि अनीता विलेज ए से बी में जाती है, ठीक है, और ये विलेज ए से विलेज बी
जो वो डिस्टेंस तय करती है, तो वो डिस्टेंस कितना करती है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड ये 3.5 सेंटीमीटर किस पे, ऑन द मैप, क्योंकि 3.5 सेंटीमीटर तो थोड़ा सा होगा, इतना सा होगा। क्लियर। एंड सेंटीमीटर में है, डिस्टेंस कवर करा तो क्लियर है किलोमीटर में जाएगा, तो ये ऑन द मैप है 3.5 सेंटीमीटर। एंड 1 सेंटीमीटर का मतलब दे रखा है 20 किलोमीटर। तो इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर दिया हमने। देखिए ए विलेज ए है, विलेज बी ए पॉइंट है, तो यहाँ से ए से बी पे मैप स्केल पे वो कितना डिस्टेंस कवर करती है 3.5 सेंटीमीटर। एंड मैप स्केल हमारा दे रखा है हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर। क्लियर। तो हमें ये डिस्टेंस इनका एक्चुअल निकालना है, जो मैप में है उसे हम एक्चुअल में कन्वर्ट करना है। तो नाउ 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर दे रखा है, तो 3.5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा 3.5 इंटू 20 इंटू करेंगे तो 70.0 किलोमीटर। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होता है, तो इक्वल टू हम लिख लेंगे 70 किलोमीटर इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 12 इज अ 23 मीटर 75 सेंटीमीटर हाई वाटर टैंक कास्ट्स अ शैडो 20 मीटर लॉन्ग। अब कह रहा है कि एक वाटर टैंक है, कितने हाइट का है, तो 20 मीटर 75 सेंटीमीटर हाइट का है। ये शैडो इसका बनता है 20 मीटर लॉन्ग। क्लियर। तो फाइंड एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम पे, सेम टाइम कब, जब ये टैंक 23 मीटर 75 सेंटीमीटर टैंक का शैडो जिस टाइम पे 20 मीटर लॉन्ग शैडो बन रहा है, ठीक उसी टाइम पे हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अ ट्री 9 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। तो उसी टाइम पे हमें 9 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट वाले ट्री का शैडो किस लेंथ का बनेगा वो हमें फाइंड करना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन में द हाइट ऑफ द ट्री इफ द लेंथ ऑफ द शैडो इज 12 मीटर। एंड सेकेंड क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि जो ट्री है सेम टाइम पे, जिस समय 20 मीटर लॉन्ग शैडो बन रहा है, सेम टाइम पे कोई एक ट्री है जो 12 मीटर का शैडो बनाता है। ठीक है। तो इस 12 मीटर के शैडो बनाने वाले उस ट्री का लेंथ क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें यूनिट जो है मीटर एंड सेंटीमीटर दोनों में दे रखा है, तो हम सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने लिख लिया हाइट ऑफ वाटर टैंक इक्वल टू 23 मीटर 75 सेंटीमीटर। इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 23 75 सेंटीमीटर। क्लियर। कैसे हुआ, तो देखिए मीटर इंटू को 100 से इंटू किया, तो 23 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 75। ठीक है। तो 2300 प्लस 75 हो गया 23 75 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड सबसे इजी ट्रिक है, जब भी आपको मीटर सेंटीमीटर में इस तरह से लिखा हो तो मीटर को बीच में से हटा दीजिए, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 23 75 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ लेट लेंथ ऑफ शैडो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ शैडो हमें निकालना है ट्री का, तो उसे 1 सेंटीमीटर मान लिया। अब हमें वाटर टैंक एंड वाटर टैंक का शैडो फर्स्ट में दिया है, तो उसे हमने लिख लिया 23 75 इज टू 2000 सेंटीमीटर। ये हमारा वाटर टैंक का लेंथ शैडो दिया है 20 मीटर। 20 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हमने लिख लिया 100 सेंटीमीटर इज प्रोपोर्शनल टू, अगेन ट्री का लेंथ दिया है 9 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर 50 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो हो जाएगा 950 सेंटीमीटर इज टू 1 सेंटीमीटर, जो हमने यहाँ लेंथ माना। क्लियर। तो यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसे भी हमने सेंटीमीटर, जो लेंथ दिया है तो लेंथ के साथ स्टार्टिंग में लेंथ, बाद में हमने शैडो का लेंथ लिखा है तो शैडो बाद में लिखेंगे। क्लियर। नाउ 23 75 अपॉन 2000 इक्वल टू 950 अपॉन x। तो 2375x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2000 इंटू 950, डियर फॉर x इक्वल टू 2000 इंटू 950 अपॉन 2375। नाउ 25 से डिवाइड किया करेंगे तो 25 से 950 को डिवाइड किया तो आ गया 38। ठीक है, ये 8 है आपका 38। एंड 25 से 23 75 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 95। नाउ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 95 डिवाइड किया तो 19, एंड ये 5 4 जा 20, एंड ये 2 0। नाउ 19 से 38 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया तो इक्वल टू क्या हो गया 400 इंटू 2, तो ये हो गया 4 2 जार 800, तो इक्वल टू 800 सेंटीमीटर। ये सारा हमारा सेंटीमीटर में है तो 800 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में तो इक्वल टू 8 मीटर। 100 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर में, जब डिवाइड करते तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 800 बाई 100 इक्वल टू 8 मीटर इज द आंसर। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें हाइट ऑफ ट्री निकालने हैं, तो लेट हाइट ऑफ द ट्री 1 सेंटीमीटर एंड शैडो का लेंथ हमें दिया गया है 12 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 1200 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने लिखा था वैसे ही लिखेंगे, फर्स्ट वाटर टैंक का लेंथ एंड शैडो का लेंथ। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं वाटर टैंक का 23 75
सेंटीमीटर इज टू वाटर टैंक का 2007 सेंटीमीटर, मीटर को 20 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके, ठीक है। इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल में, तो पहले से ये लेंथ वाटर टैंक का है, दैट मीन्स हाइट ऑफ ट्री, ये हाइट है वाटर टैंक का, तो हाइट ऑफ ट्री फर्स्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x पहले एंड देन 1200। नाउ 2375 अपॉन 2000 इज इक्वल टू x अपॉन 1200। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2000 इंटू एक्स इज 2000x इज इक्वल टू 2375 इंटू 1200 अपॉन 2000। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, तो 0 से 20 से ये 0 कैंसल। नाउ 4 3 जार 12, 4 5 जार 20। अब इस 5 से 2375 को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाता है 475। नाउ 475, अच्छा यहाँ पे 2000x, यहाँ पे ओनली x लिखेंगे, x इज इक्वल टू, ठीक है। इसके पहले का पार्ट यहाँ लिख देती हूँ मैं, जो छूट गया है, 2000x इज इक्वल टू 2375 इंटू 1200, क्लियर। एंड इसके बाद लिखेंगे x इज इक्वल टू, नाउ 475 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा 1425 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर दोनों है, तो मीटर सेंटीमीटर में से लिख लेंगे, तो ये हो गया हमारा 14 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्वेश्चन 13 इज इफ 5 मेन और 7 वुमेन कैन अर्न ₹525 पर डे। तो इस लाइन को पहले समझते, कर रहा है कि कोई किसी काम को 5 आदमी करता है एंड वो पर डे 525 रुपीज़ इनकम करता है। सिमिलरली उसी काम को 7 वुमेन काम करती है एंड वो 525 पर डे इनकम करती है, ठीक है। तो 525 पर डे इनकम कर रहा है 5 आदमी, ठीक है, एंड इतने ही रुपीज़ 7 औरतें मिलकर काम करती है, तो वो इनकम अर्न कर रही हैं। हाउ मच वुड 10 मेन एंड 13 वुमेन, अब हमसे पूछा जा रहा है कि 10 आदमी और 13 औरतें मिल करके विल अर्न पर डे कितना अर्न करेंगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए 525 रुपीज़ पर डे अर्न कर रही है, दैट मीन्स अर्निंग ऑफ 5 मेन का अर्निंग इक्वल है 7 वुमेन के, तो फर्स्ट हम यही लिख लेंगे। तो अर्निंग ऑफ 5 मेन इज इक्वल टू अर्निंग ऑफ 7 वुमेन। तो अर्निंग ऑफ 1 मेन का निकाल लेंगे, तो अर्निंग ऑफ 1 मेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अर्निंग ऑफ, तो ये हमारा हो जाएगा 7/5 वुमेन, ठीक है। 5 आदमी का इनकम जो है 7 औरतों के काम करने के बराबर है, तो एक आदमी अगर काम करता है तो उसका इनकम 7/5 वुमेन के काम के बराबर होगा, क्लियर। तो अब हम अर्निंग ऑफ 10 मेन का निकाल लेंगे। क्वेश्चन में हमें 10 मेन का पूछा गया है, तो फर्स्ट हम 10 मेन का कर लेते हैं। तो अर्निंग ऑफ 10 मेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अर्निंग ऑफ 7/5 इंटू 10 वुमेन, 5 2 जार इज इक्वल टू 14 वुमेन, क्लियर। तो यहाँ ध्यान दीजिए 10 मैन का काम कितने औरतों के बराबर है, 14 औरतों के बराबर है, क्लियर। तो लिख लेंगे हम अर्निंग ऑफ 10 मेन एंड 13 वुमेन इज इक्वल टू, अब देखिए क्वेश्चन में हमने यहाँ सॉल्व किया कि 10 मेन का जो अर्निंग है वो 14 वुमेन जितना अर्निंग करती है उसके इक्वल है, एंड क्वेश्चन में हमें 10 मेन एंड 13 वुमेन दोनों मिलके कितना अर्न करते हैं वो हमें पता करने हैं, ठीक है। तो अर्निंग ऑफ 10 मेन एंड 13 वुमेन, इन दोनों का अर्निंग कितने वुमेन के बराबर है वो हमें अब फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखिए 10 मेन का अर्निंग है 14 वुमेन के बराबर, तो हम लिख लेंगे 10 मेन का अर्निंग 14 वुमेन के बराबर है, एंड ये 13 वुमेन एक्स्ट्रा है, तो 14 + 13 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 27 वुमेन। दैट मीन्स 10 मेन एंड 13 वुमेन, ये दोनों मिल करके 10 एंड 13, यानी कि ये हो गया हमारा 23 टोटल 23 पीपल, जिसमें कि 10 मेन है 13 वुमेन है, ठीक है। तो इनकी जो अर्निंग है वो 27 वुमेन के अर्निंग के बराबर है, क्लियर। नाउ अर्निंग ऑफ वुमेन इज इक्वल टू मान लेते हैं, तो लिख लेते हैं हम नाउ अर्निंग ऑफ वुमेन इज इक्वल टू x, क्लियर। तो 7 वुमेन इज टू, तो क्वेश्चन में हमें 7 वुमेन का पर डे इनकम दे रखा है 525, तो यहाँ लिख लेंगे 7 वुमेन इज टू
525 इज प्रोपोर्शनल टू, तो कितने वुमेन के बराबर है? 10 मेन एंड 13 वुमेन, इनका 27 के इक्वल है। तो ये लिख लेंगे हम यहाँ पे 27 इज टू, एंड अर्निंग कितना वुमेन का हमने मान लिया, तो x। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 7/525 इज इक्वल टू 27/x। नाउ 7 इंटू एक्स इज 7x इज इक्वल टू 27 इंटू 525। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27 इंटू 525 अपॉन 7 से 525 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 75। नाउ 75 इंटू 27 इज इक्वल टू रुपीज 2025। क्लियर? सो 10 men and 13 women will earn rupees 2025 is the answer। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे अर्निंग ऑफ, यहाँ पे क्लियर लिखेंगे अर्निंग ऑफ 10 men एंड 13 women इज इक्वल टू रुपीज x। क्लियर? तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 7 वुमेन का, तो यहाँ 7 वुमेन का अर्निंग हमें 525 दे रखा है। क्लियर? तो 7/525 इज इक्वल टू एंड 10 men एंड 13 वुमेन, इसका अर्निंग x हमने माना, तो ये हो गया एंड 10 men एंड 13 वुमेन इक्वल है 27 वुमेन का, तो इसलिए हमने लिख लिया 27/x। क्लियर? यहाँ हमने वुमेन निकाला है, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ वुमेन को लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में या मेन और औरत वुमेन दिया है। ठीक है? तो किसी एक को लेना है, तो वुमेन के बराबर हमने किया मेन को, तो इसीलिए वुमेन लिखेंगे एंड इधर भी हमने वुमेन को टोटल करके इधर लिख लिया। क्लियर? एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।